राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों जो है आप पता है कि आपका सीटेट का पेपर 21 तारीख को है और आपने अपना एग्ज़ाम सिटी देख ही ली होंगी कि कहाँ पे आपका सेंटर पड़ा है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो बड़ा ध्यान से जाएं और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और सर्दी से खुद को बचाए रखें ताकि आप एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें। क्योंकि अगर आपको कोल्ड या कफ कुछ होता है तो आपके एग्ज़ाम पे इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों ये जो मैं आपको सेट करा रहा था, इसमें आज मैं आपको 29 दिसंबर 2022 का पेपर कराऊंगा, जिसके मैं आपको सीडीपी के क्वेश्चन कराऊंगा। आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में बताऊंगा, वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपको एक और बात बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने देखा है कि जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो सीडीपी के प्रति बहुत ज़्यादा उन्हें थोड़ा डर रहता है और सीडीपी में उनके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। आपके 6 क्वेश्चंस लगभग तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे। आपको मैं एक और बात बता दूं कि सीडीपी में आपको किन को ज़्यादा पढ़ना है तो आपके सही उत्तर बन जाए। तो आपको जो है आपके लैब वाइगोस्की को पढ़ना है, इनके सिद्धांतों को पढ़ लें। कोहलर के सिद्धांतों को पढ़ लें, जीन पियाजे के सिद्धांतों को पढ़ लें, कमिंस को पढ़ लें। तो इनसे जो है अगर आपने इनको पढ़ लिया तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपके इससे आ जाएंगे। और आपके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सीडीपी में क्या है, आप नॉर्मल चीज़ें थोड़ा जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो एकदम जागरूक होकर पढ़ें, दिमाग को सतर्क रखें, तो आपके वहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और हम जो हैं तो शुरू करते हैं। आपका आप जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहा करें। और एक और चीज़ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि मेरे वीडियो में क्या है, आपको विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, आप कहीं और भी ये पीवाईक्यू, पहली बात तो आपको कोई कराता नहीं है पीवाईक्यू। अगर आपको कराएंगे तो वो अपने क्वेश्चन बताएंगे, एक्सप्लेनेशन खुद अपने पास रखेंगे, आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये इलाहाबाद यूथ कंपटीशन से मैं करा रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छी बुक है, आपने पढ़ी होगी। चलिए, इलाहाबाद यूथ कंपटीशन टाइम्स। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, कागज को आटा टेढ़ा जिगजैग तरीके से काटना, कागज को आड़ा टेढ़ा सॉरी हाँ, धागे में माला पिरोना और खम्भे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना। तो इसका जो आपका डी है वो सही है। क्यों सही है इसको भी जानते हैं। गत्यात्मक विकास शारीरिक विकास को संदर्भित करता है और एक क्रियात्मक कौशल वह क्रिया है जिसमें मांसपेशियों का अधिक उपयोग करना शामिल होता है। स्थूल गत्यात्मक कौशल बड़ी गतिविधि है जो एक बच्चा अपने हाथों पैरों या अपने पूरे शरीर के साथ करता है। इसलिए रेंगना, दौड़ना, कूदना, लात मारना, गेंद फेंकना और सीढ़ियाँ चढ़ना आदि स्थूल गत्यात्मक कौशल के उदाहरण हैं। 6 से 12 महीने की आयु तक शिशु रेंगने, खड़े होने या चलने में सक्षम हो जाते हैं। खम्भे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, चलिए, बच्चों का विकास से की ओर बढ़ता है। केंद्र ब्रह, पैर, सिर, विशिष्ट, सामान्य और जटिल सरल। तो ये बहुत आसान है। ये क्या है आपका, ये आपका सही उत्तर है, केंद्र और बाहर। बच्चों का विकास केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है। विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। यह प्रॉक्सी मॉडिस्टल या अधोगामी विकास का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव विकास शरीर के केंद्र समीपस्थ क्षेत्र से बाहरी शरीर के अंगों और छोरों डिस्टल क्षेत्र तक का निकट से दूर की ओर आगे बढ़ता है। चलिए, आपका अभिकथन है, बच्चे का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। यहाँ है और तर्क है आपका, परिवार बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है।
तो आपके विकल्प इसमें हमेशा समान रहते हैं। जब भी अभिकथन और तर्क वाले प्रश्न आएंगे तो आपके विकल्प का में परिवर्तन नहीं होता है। तो आपका ए सही है, ए विकल्प होता है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी आपका होता है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी आपका होता है ए सही है, आर गलत है। और डी होता है ए और आर दोनों गलत हैं। चलिए देखिए, मैंने आपको जीन पियाजे के बारे में बताया था, आ गए हो, क्योंकि इनके प्रश्न आपके आने ही आने हैं। इनके सिद्धांतों को पढ़ लें जो कि मैंने नाम बताए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सीखनी चाहिए? संरक्षण, अनुक्रमता, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण और तार्किक अनुप्रयोग। तो आपका इसमें जो आपका सही है वो है आपका सी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण। संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संचालन चरण 2 से 7 वर्ष के दौरान पियाजे ने नोट किया कि बच्चे अभी तक ठोस तर्क को नहीं समझते हैं। ठोस तर्क को बच्चे 7 से 11 वर्ष मूर्त अवस्था में धीरे धीरे करने लगते हैं और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे मानसिक रूप से जानकारी में हेरफेर नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। माफ करिएगा दोस्तों, तो सी आपका सही उत्तर है। सी क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की तीसरी अवस्था है। यह अवस्था लगभग 7 से 11 वर्ष की उम्र तक रहती है। इस चरण में बच्चे संख्या बोध, क्षेत्र, मात्रा और अभिविन्यास के संरक्षण की क्षमता हासिल करते हैं। बच्चे वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। बच्चे संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में प्रतिवर्तीता, संचलन, संक्रामकता की अवधारणा को प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप समझिए कि अभी मैंने आपको बताया था कि उन लोगों के सिद्धांत पढ़ लीजिए। तो जीन पियाजे के यहाँ 2 प्रश्न आपके सामने आ गए। ठीक है, एक और आपके सामने आ गया, तो 3 प्रश्न आपके यहाँ पे हो गए। मैंने बोला था कि 7 से 8 प्रश्न, 6, 7, 8 प्रश्न बनते हैं। 3 प्रश्न आपके सामने हो गए। तीसरा है रिक्त स्थान का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। पाड़, वस्तु स्थायित्व, स्कीमा और समीपवर्ती विकास का क्षेत्र। तो सी आपका सही उत्तर है। सी है आपका स्कीमा। स्कीमा का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। 3 प्रश्न आपके यहाँ पे हो गए। आपको एक और बात बता दूं कि ये प्रश्न रिपीट हैं। बाकी के जो सेट मैंने आपको कराए हैं उनमें ये प्रश्न आए हैं। अगर आपने सिर्फ दोस्तों मेरी यही वीडियो देख रहे हो तो आप एक बार जाके प्लेलिस्ट जरूर खोलो, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की। चलिए अगला प्रश्न है, रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहलबर्ग, देखिए 3 पियाजे के हो गए, अब आपके कोहलबर्ग आ गए। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? परंपरागत, पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत और औपचारिक परंपरागत। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, वही है पूर्व परंपरागत। रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के पूर्व परंपरागत स्तर पर है। जब बालक बाहरी तत्व या घटना के आधार पर किसी व्यवहार को नैतिक या अनैतिक मानता है तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति पूर्व परंपरागत प्री कन्वेंशनल स्तर की कही जाती है। इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं जो कि इस प्रकार हैं, आज्ञा एवं दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था। ठीक है, चलिए जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करता है तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान कर सकते हैं? उनमें असफलता का भय पैदा करके, उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर, उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करके। तो बी आपका सही है, उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके। चलिए, और ये भी आपका लेव वाइगोस्की का सिद्धांत से हैं ये प्रश्न। तो आपके 5 प्रश्न लगभग उनसे हो गए।
ठीक है, जो कि मैंने आपके बताए थे। सिद्धांतवादी और उनके प्रतिदिन विचार का सही युग्म चुनिए। लेव वाइगोस्की सांस्कृतिक उपकरण, हावर्ड गार्डनर जी घटक बुद्धि, जीन पियाजे पाड़ और लॉरेंस कोहलबर्ग संवेगात्मक परिपक्वता। तो आपका ए जो है वो सही उत्तर है, ए है लेव वाइगोस्की सांस्कृतिक उपकरण। ठीक है, तो ये भी आपका लेव वाइगोस्की से ही हुआ, उनके सिद्धांतों को आपने पढ़ा। तो आपके 6 प्रश्न ये आपके हो गए। जो मैंने आपको बताया था वो दोस्तों गलत नहीं जाएगा। आपका हावर्ड गार्डनर के बारे में है, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, चारों लोगों के बारे में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा किससे संबंधित करती है? ज्ञान सृजन की चाह, विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का भाव, सामाजिक संदर्भों से अलगाव और विषय वस्तु का कठस्थीकरण। तो आपका ए सही है, वो है ज्ञान सृजन की चाह। जॉन डीवी एक अमेरिकी दार्शनिक ने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रस्ताव दिया है। प्रगतिशील शिक्षा जो इस बात पर बल देती है कि शिक्षण केवल करके सीखना दृष्टिकोण से सफलतापूर्वक होता है, इसलिए छात्रों को अपने वातावरण के साथ अनुकूल और अधिगम के लिए अंतक्रिया करनी चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा ज्ञान सृजन की चाह संबंधित करती है। चलिए, मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है? अंतवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, शारीरिक गति संवेदी और संगीतात्मक। तो आपका जो उत्तर सही है वो है दोस्तों सी। सी आपका एकदम सही उत्तर है। सी है आपका शारीरिक गति संवेदी। मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास शारीरिक गति संवेदी की बुद्धि उच्च स्तरीय है। हावर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस या बहुबुद्धि के सिद्धांत में परिभाषित 8 प्रकार की सीखने की शैलियों में से एक शारीरिक गति संवेदात्मक सीखने की शैली है। 8 प्रकार की बुद्धि मैंने आपको बताई थी। मैंने हर वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ आपको 8 प्रकार की बुद्धि, और इससे प्रश्न हमेशा आता है, ये बात आप याद रखिएगा। जो 6 से 7 से 8 प्रश्न मैंने उसके बताए, इससे 2 प्रश्न हमेशा आते हैं। एक होती है शारीरिक गति संवेगी बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, दिव्य स्थान बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतवैयक्तिक बुद्धि और प्रकृतिवादी। ठीक है, चलिए, एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है, यह सीधे प्रतिनिधित्व करता है जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर समानता, जेंडर पक्षपात और जेंडर समतुल्यता। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, और सी है आपका जेंडर पक्षपात। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है? केवल आनुवांशिकता का, केवल पर्यावरण का, आनुवांशिकता व पर्यावरण दोनों का, और ना तो आनुवांशिकता का और ना ही पर्यावरण का। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। सी क्या है? आनुवांशिकता व पर्यावरण दोनों का। चलिए, आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए। रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के अंत में होता है। मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों का निष्पादन तुलना का सामान्य स्तर मानकर इस्तेमाल करते हैं। आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्वयं आकलन को भी शामिल करता है। तो डी आपका सही है, अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों स्वयं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? खुले अंत वाले प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल है, वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में है, एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न, वे प्रश्न जिनमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्यस्मरण शामिल है। तो ए आपका सही है, ए होगा खुले अंत वाले प्रश्न जिसमें अपसारी चिंतन शामिल है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? मानकीकृत पाठ्यचर्या, रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा, अगम्य इमारती ढांचा और विविधता को स्वीकृति। तो डी आपका सही उत्तर है, और डी दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होगा? विविधता को स्वीकृति। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाओं को मानसिक तथा शारीरिक रूप से अक्षम बालक एवं बालिकाओं एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा में विविधता को स्वीकृति की
आवश्यकता है यह विविधता को स्वीकारती है और उसका प्रचार समावेशी शिक्षा की मुख्य विशेषता यह है कि इनमें सभी बच्चों को शामिल किया जाता है। चलिए, अब आपका अभिकथन और तर्क। मैंने आपको विकल्प बताए थे कि अभिकथन और तर्क में विकल्प चेंज नहीं होते हैं, विकल्प नहीं बदलते हैं, वही रहते हैं, तो मैं इस बार विकल्प नहीं पढ़ूंगा। सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। तर्क है, पाठचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। तो आपके जो विकल्प हैं वो मैंने आपको बताए थे, यही समान रहते हैं। सी आपका सही है, तो सी विकल्प क्या होगा, ए सही है, आर गलत है। चलिए, हाँ, ये जो आपका आया है, पठन वैकल्प किस प्रकार की विकलांगता है, डायस्लेक्सिया इज अ डिसेबिलिटी। तो ये जो पूरी होती है, ये आपको पठन वैकल्प, ये बीमारियां होती हैं, ये जरूर पढ़ लें, इनसे 2 प्रश्न जरूर बनते हैं। पठन वैकल्प किस प्रकार की विकलांगता है, अधिगम विशिष्ट, संवेदी, व्यवहारात्मक और गत्यात्मक। तो ये है आपका अधिगम विशिष्ट स्पेसिफिक लर्निंग। पठन वैकल्प डिसलेक्सिया अधिगम विशिष्ट विकलांगता है। यह आमतौर पर अधिगम के विकारों के एक स्पेक्ट्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो बोलने, पढ़ने, लिखने और शब्दों का उच्चारण करने की क्षमता को प्रभावित करता है। हो सकता है कि बच्चे कुछ शब्दों को गलत पढ़ लें और बिल्कुल भी पढ़ने असमर्थ हों। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है, बाधित संप्रेषण, दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह और उच्च स्तरीय शब्द भंडार और परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध। तो स्वलीनता ऑटिज्म एक विकासात्मक विकार है जो ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है, जो महत्वपूर्ण सामाजिक संचार और व्यवहार संबंधी चुनौतियों का कारण बन सकती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वलीनता विकार के विशिष्ट लक्षण, बच्चों में आंखों के संपर्क की कमी, क्रियाओं को बार बार दोहराना, बाधित संप्रेषण, अन्य लोगों पर ध्यान न देना, बातचीत करने में असहज महसूस करना, अपनी भावना एवं विचारों को अभिव्यक्त न कर पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है, श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, मानकीकृत निर्देश देकर, केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके और आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की अपेक्षा करके। तो आपका ए जो है वो सही है, एक यह श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो संदर्भ से हटकर, अप्रासंगिक, बहुत ही अमूर्त और संयोजित। तो डी आपका सही है, ऑर्गेनाइज, संयोजित होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, सीधे सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत करना चाहिए, इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए, विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ करने के लिए निर्देश देना चाहिए, नकारात्मक पुनर्वलन का प्रयोग करते हुए इन भ्रांति को मिटा देना चाहिए। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। और बी क्या है, इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थी के तर्क जानने चाहिए। भ्रांतियाँ एक विचार प्रक्रिया है जो पूरी दुनिया, पूरी जानकारी की कमी या सिर्फ अज्ञानता के कारण गलत दिशा में जाती हैं। विद्यार्थी को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए, विद्यार्थी में सीखने के लिए तत्परता, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ। तो आपके कोड दिए हुए हैं, तो डी कोड सही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन आपके तीनों सही हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, रमेश विज्ञान विषय को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। वह रिक्त स्थान को बढ़ावा देना चाहता है। आपके कोड हैं, वैज्ञानिक तर्क को, तार्किक चिंतन को, कंठस्थीकरण को, अनुकरण को। अब आपके कोड हैं फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड और फोर्थ। तो आपके फर्स्ट और सेकंड सही है, वैज्ञानिक तर्क और तार्किक चिंतन को।
निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है? व्याख्यान, पूछताछ, चर्चाएं, अन्वेषण। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ए, वो है व्याख्यान। अब आपका जो प्रश्न है वो है अभिकथन और तर्क। तो अभिकथन है आपका, आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। तर्क है, शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों का बाहरी रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। तो आपके विकल्प वही समान रहते हैं। सही है ए, सही है आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? कार्यात्मक स्थिरता, अपसारी चिंतन, केंद्रित ध्यान, सादृश्य मूलक चिंतन। तो आपका ए जो है वो सही है, ए है आपका कार्यात्मक स्थिरता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। वह योग्यता को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचार दशा की किस स्थिति को जन्म दे सकती है? अधिगम असहायता, मस्तिष्क सुघटता, उच्च स्तरीय स्व अस्मिता और संबद्धता का भाव। तो ए जो है वो आपका सही है, अधिगम असहायता। ठीक है, चलिए अवधारणाओं को इस तरह के प्रस्तुत करना चाहिए जो विद्यार्थी में सफलता के प्रति चिंता पैदा करे, उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करे, उन्हें अप्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से विकर्षित करे, केवल उच्चतर अधिगम योग्यता वाले विद्यार्थियों की मदद करे। बी जो है वो आपका सही है, बी क्या, उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करे। ठीक है दोस्तों, चलिए किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है, युक्तियों के प्रयोग के बारे में समझ की व्याख्या करता है, मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना है, समस्या समाधान प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है। तो सी आपका सही है और सी आपका हो गया, मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना चाहते। तो यहाँ पे आपके CDP के क्वेश्चन समाप्त हुए। अगली क्लास में मैं आपको मैथ EVS कराऊंगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।